में मेरा चैनल आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, कुछ ही लोग लगता है कल किए थे। आप जो सवाल पूछ रहे हैं सर, अभी तो थोड़ा कर लिया जाएगा सर, जो लोग नहीं किए वो लोग नहीं किए, उसी से हम समझते हैं 4-5 ही लोग किए, इसलिए कि ये जो सवाल पूछ रहे हैं उस पर बहुत डिटेल में हम बताए हैं। अभी तो लिमिटेड टाइम में है, उसमें अलग से इंजेक्शन पर बताए हैं, बहुत डिटेल में बताए, 3 या 4 लेक्चर होगा इंजेक्शन के ऊपर, और जजमेंट भी उसमें दिया हुआ। आप इत्मीनान से खोलिएगा, अभी हम यहाँ पर शॉर्ट में बता देते हैं आपको। तो ऑर्डर 39 में जो ऑर्डर होता है वो टेम्पररी इंजेक्शन कहलाता है। टेम्पररी इंजेक्शन मतलब सूट फाइल होने के बाद और जजमेंट होने के पहले तक। वो टेम्पररी इंजेक्शन जैसे सूट फाइल हो गया तो उसमें खत्म हो गया। अगर इंजेक्शन का रिलीफ नहीं है, ये बता रहे हैं कि अगर इंजेक्शन का रिलीफ नहीं है, वैसे सूट में भी टेम्पररी इंजेक्शन हो सकता है। सिर्फ डिक्लेरेटरी सूट ही मांगा है और ऐसी परिस्थिति हो गई है सब्सिक्वेंटली कि इंजेक्शन की आवश्यकता है, तो टेम्पररी इंजेक्शन के लिए प्रेयर कर सकता है। इवन डिक्लेरेटरी सूट में डिक्लेरेटरी रिलीफ नहीं है उसका इंजेक्शन का, तो पहला प्रिंसिपल लॉ हुआ कि ऑर्डर 39 में टेम्पररी इंजेक्शन होता है। दूसरा हुआ कि टेम्पररी इंजेक्शन देने के लिए इंजेक्शन का रिलीफ होना जरूरी नहीं है। ये वो हमारा वीडियो रिकॉर्डिंग में देखिएगा, उसमें भी बता देते हैं। रजनी बाई वर्सेस कमला बाई केस है 1996 सुप्रीम कोर्ट में, उसमें ये डिसाइड हो गया है कि डिक्लेरेटरी सूट में भी इंजेक्शन हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने जाके दिया, हाई कोर्ट तक रिजेक्ट कर दिया था कि इनका इंजेक्शन का रिलीफ है नहीं है। जो आप लोग भी ज्यादातर करते हैं कि इंजेक्शन का तो रिलीफ ही नहीं है तो हम टेम्पररी इंजेक्शन कैसे दें। कुछ लोग कहते हैं कि इंजेक्शन का कोर्ट फीस अलग से नहीं दिया हुआ है तो कैसे दें। ये प्रैक्टिस में है, ज्यादातर समझदार वकील लोग इंजेक्शन का रिलीफ मांगते हैं तो दे देते हैं इंजेक्शन का सेपरेट रिलीफ बना करके उस पर एड होलम कोर्ट फीस। लेकिन अगर परमानेंट इंजेक्शन का रिलीफ मांगा गया है तो टेम्पररी इंजेक्शन कभी भी हो सकता है। तो दोनों एस्पेक्ट है। अगर इंजेक्शन का कोई रिलीफ नहीं है, डिक्लेरेटरी सूट हो या पार्टीशन का सूट हो या मॉर्गेज का सूट हो, सूट फॉर अकाउंटिंग हो, किसी भी तरह के सूट में इंजंक्शन दिया जा सकता है। यहां पर जो टेम्पररी इंजंक्शन है, इसका पर्पस है इन ऑर्डर टू प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट द डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी। दूसरा है टू कमिट ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो इस सेक्शन ऑर्डर 39 पढ़ेगा तो उसी में उसका ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है कि किस पर्पस के लिए ये देंगे। और अगर आप एक्सपार्टी इंजंक्शन करते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग एड इंट्रीम ऑर्डर, अभी आपने नोटिस इशू नहीं किया है, अदर साइड आपके सामने नहीं है, तो उसको एक्सपार्टी इंजंक्शन भी बोलते हैं और एड इंट्रीम भी कहते हैं। तो टेम्पररी का 2 पार्ट हो गया। एक टेम्पररी हुआ जो दोनों पार्टी को सुन करके और कर देते हैं कि डिफेंडेंट इज डायरेक्टेड टू नॉट गो ओवर द सूट लैंड टिल द डिस्पोजल ऑफ द सूट। तो सूट तक वो ऑर्डर कारगर रहेगा। जैसी सूट डिस्पोजल हो गया, डिग्री या डिसमिस, तो खत्म हो जाएगा, इसलिए उसका नाम टेम्पररी है। उसको खत्म करने का भी प्रावधान है कि अगर आप इंट्रीम एक्सपार्टी दे दिए हैं, अदर साइड आता है और वो पिटीशन देता है कि ये इंजंक्शन गलत हुआ है, हमारा ऐसे टाइटिल है, हमारा पोजीशन है, हमको इरिप्रूवेबल लॉस और इंजुरी होगा, अदर साइड को नहीं है, ये जो प्रिंसिपल सब है उसके आधार पर तो आप उसको वैकेट भी कर सकते हो। ऑर्डर 39 में ही पावर है, तो सुनवाई के बाद वैकेट कर दिएगा। तो इंट्रीम इंजंक्शन एक्सपार्टी इंजंक्शन हो सकता है और टेम्पररी इंजंक्शन हो सकता है। उसके लिए डिक्लेरेटरी सूट रहे, पार्टीशन सूट रहे, कोई भी सूट रहे, कोई रिलीफ नहीं भी है इंजंक्शन का तो भी हो सकता है। सर, मेरा केवल प्रश्न अभी बता रहे हैं, आप धैर्य रखिए ना, आपको बता रहे हैं, आपको बेसिक कंसेप्शन नहीं है, इसीलिए हम आपको इतना डिटेल में बता रहे हैं। अब दूसरा सर, ये केवल मेरा कहना था कि जो अगर डिक्लेरेटरी सूट मांग रहे हैं तो उसमें इंजंक्शन मांगेंगे, ये सब ग्राउंड, ये सब तो सर सब होता ही है। उसमें ये सेक्शन 36 के अंतर्गत जो 38 के अंतर्गत अभी उसी पर आ रहे हैं, अब आ रहे हैं। अब इंजंक्शन का नहीं मांग सकते सर, मेरा ये क्यों करना है? अभी उसके लिए अलग से उनको करना होगा। नहीं, कौन कह दिया आपको?
अलग से इंजंक्शन का सूट करना होगा ऐसा नहीं है, ये गलत है। आप अपने आप को करेक्ट। हर सूट में परपेचुअल होता है, हर सूट में परपेचुअल हो सकता है, दोनों मांग सकते हैं। हाँ देखिए जहां पर परपेचुअल है वहां पर टेम्पररी देना ही देना है। अगर हम टाइटिल परपेचुअल और टेम्पररी सब सब हो सकता है। इसलिए आपको बता रहे कि परपेचुअल इंजंक्शन का प्रावधान कहाँ है ये सिर्फ जानिए, लेकिन पावर आप ही को है और उसी सूट में है, वही होगा। और अब इसमें स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में परपेचुअल ही देखे हैं और इंजंक्शन के बारे में और नहीं है कुछ। निकालिए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, निकालिए। मैंडेटरी है सर और डैमेज इन सब कई है सर। हाँ है ना, इसमें चैप्टर अलग बनाया ही गया है। चैप्टर 8 सर। हाँ 38 में हो गया परपेचुअल इंजंक्शन और 39 में हो गया मैंडेटरी इंजंक्शन, ठीक है। और 40 में हो गया डैमेजेज इन ल्यू ऑफ और इन एडिशन टू इंजंक्शन। जैसे मान लिया कि आपने इंजंक्शन कर दिया किसी डिफेंडेंट को कि तुमको इस काम करने से रोका जाता है, अब वो काम कर दिया, उसके वजह से डैमेजेज हो गया, तो वो उसका इसके लिए बना दिया गया यहाँ पर। और कब इंजंक्शन आप रिफ्यूज कर सकते हैं 41 में है। तो ये जो इंजंक्शन आप देते हैं ऑर्डर 39 में वो लिमिटेड पर्पस के लिए, लेकिन पूरा प्रावधान इसी एक्ट में है। ऑर्डर 39 भी जो आप इस्तेमाल करते हैं वो इसी के प्रावधान के तहत करते हैं, ये उससे अलग नहीं है, आइसोलेटेड नहीं है। ये स्पेसिफिक प्रोविजन बना दिया गया है क्योंकि ये स्पेसिफिक रिलीफ के कैटेगरी में आता है। इंजंक्शन इज ए स्पेसिफिक रिलीफ, वो जनरल रिलीफ नहीं है। तो इसमें क्या क्या होगा और स्पेसिफिक रिलीफ, अगर आप मान लीजिए कोई ऐसा कहे कि हमको परमानेंट इंजंक्शन कर दिया जाए, सिर्फ इंजंक्शन का भी सूट आ सकता है, परमानेंट इंजंक्शन का, जिसको परपेचुअल इंजंक्शन बोलते हैं, तो उस सूट मेंटेनेबल है। आप उसमें कोई रिलीफ नहीं दिया वो टेम्पररी इंजंक्शन का, लेकिन बीच में ही उसको अगर कोई डिस्टर्ब कर रहा है तो कह सकता है कि हाँ हमको अब डिस्टर्ब कर रहा है, टेम्पररी इंजंक्शन से रोक दिया जाए। तो वैसे केस में तो लॉ यहां तक कहता है कि जब एक ही रिलीफ है परमानेंट इंजंक्शन का और उसका प्राइमा फेसी प्रूफ है पोजेशन में है, तो उसमें मैंडेटरी इंजंक्शन या परपेचुअल इंजंक्शन बाद में होगा, लेकिन अभी इमीडिएट उसको टेम्पोररी इंजेक्शन से प्रोटेक्ट कर देना चाहिए। तो इसीलिए सीपीसी में जो क्राइटेरिया बनाया गया वो प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन। आप ऑर्डर 39 निकालिए और देखिए, ऑर्डर 39 निकालिए। केसेज इन विच टेम्पोररी इंजेक्शन में बी ग्रांटेड where in any suit it is proved by affidavit or otherwise that any property in dispute in a suit is in danger of being wasted, damaged or alienated by any party to the suit। तो ये पहला क्राइटेरिया हुआ, वेस्ट, डैमेज एंड एलिनेशन। आप ज्यादातर पार्टीशन सूट में देखते हो कि अभी इजमाल खानदान का प्रॉपर्टी बेच रहा है, रोक दिया जाए। एलिनेटेड बाय एनी पार्टी टू सूट और रॉन्गफुली सोल्ड इन एक्सिक्यूशन ऑफ ए डिग्री, ये आपको कम देखने को मिलता है। पहले जमींदारी के टाइम में बहुत ज्यादा होता था कि जमींदार लोग या कोई मनी लेंडर्स है डिग्री कराता था, मनी डिग्री कराता था, तो ज्वाइंट फैमिली की प्रॉपर्टी बेच देता था, तो दूसरा पार्टी आता था, कहता था नहीं इसमें ये रॉन्गफुली ऑक्शन सेल हो गया, इसमें मेरा शेयर था, ये उसके हिस्से का नहीं था। ये सब इसको प्रोटेक्ट करने के लिए। बी में आता है दैट द डिफेंडेंट थ्रेटन्स और इंटेंट्स to remove or dispose of his property with a view to defrauding his creditors। ये कब आता है कि कोई क्रेडिटर का केस है, मनी क्लेम है या मॉर्गेज सूट है और उसको क्रेडिटर्स को डिफ्रॉड करने के लिए वो प्रॉपर्टी बेच के भाग रहा है, तो उसमें ये सब क्लॉज भी आएगा। और सी में आएगा दैट द डिफेंडेंट थ्रेटन्स टू डिस्पजेस द प्लेंटिफ, वो कहता है कि हमको नहीं अगर रेस्टेन किया जाएगा तो डिस्पजेस कर देगा, और अदरवाइज कॉज इंजुरी, इसलिए उसमें कहा जाता है कि इररिपरेबल इंजुरी होगा। तो ये तो इसी पर्पस के लिए है, इसमें स्पेसिफिक लिखा हुआ यही 3 क्राइटेरिया है। अगर आपके यहाँ इंजंक्शन का पिटिशन आता है तो इसी 3 क्राइटेरिया को आपको देखना है। और इंजंक्शन देंगे
तो क्या होगा, वायलेट करेंगे तो क्या होगा, कब वैकेट होगा, सारा प्रोसीजर इसमें है। इसलिए यहां पर कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। यहां पर क्लियर है कि लिमिटेड पर्पस उसमें स्पेसिफाइड है, लेकिन ये जो परपीचुअल इंजंक्शन होगा, ये परपीचुअल इंजंक्शन किसको मिलेगा? परपीचुअल इंजंक्शन मिलेगा जो राइट टाइटल होल्डर है, जिसका पोजेशन है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। और जो अपोजिट पार्टी है, डिफेंडेंट, वो उसके राइट टाइटल इंटरेस्ट में दखल देना चाहता है, वो फोर्सिबली किसी भी तरीका से उसको डिस्पोजेस करना चाहता है, तब ने परमानेंट इंजंक्शन होगा। तो पहले तो हर परपेचुअल इंजंक्शन में प्लेंटिफ का टाइटल का इंक्वायरी इम्प्लिसिट है, वो अलग विषय है, उसमें काफी लंबा समय लगेगा समझाने में। सिर्फ टेम्पोररी इंजंक्शन कर देना है, बहुत आसान है, सीपीसी सिर्फ देखना ऑर्डर 39। लेकिन अगर परपीचुअल इंजंक्शन का सॉलिटरी रिलीफ है, उसमें डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल नहीं है, तो भी सूट मेंटेनेबल है। हम ये कह सकते हैं कि डिफेंडेंट्स बी परमानेंटली रेस्ट्रेन्ड फ्रॉम गोइंग ओवर दिस लैंड और हाउस और बिल्डिंग और यूजिंग इट इन एनी मैनर और डिस्टर्बिंग माई पोजेशन। किसी भी नेचर का परमानेंट इंजंक्शन हम मांग सकते हैं, एक ही रिलीफ, दूसरा रिलीफ मांगने की जरूरत नहीं है। दूसरा सिचुएशन ही हो सकता है कि हम ऐसा रिलीफ मांगे कि डिक्लेयर कर दिया जाए कि जमीन मेरा है या मकान मेरा है, इस पर मेरा टाइटल है। और दूसरा मांगे कि डिफेंडेंट को परमानेंटली रिस्ट्रेन कर दिया जाए। दोनों ये भी रिलीफ हो सकता है। तो सिंगल सूट भी अगर है तो उसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, बिना डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल के, सिर्फ परपीचुअल है, मेंटेनेबल है, फ्रेम ऑफ द सूट में कोई गड़बड़ी नहीं, लेकिन उसमें ऐसा अपरेंटली होना चाहिए कि उसका टाइटल डिस्प्यूट में नहीं। पहले मान लीजिए कोई जजमेंट हो गया हो, या कोई ऐसा रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट हो, अनइम्पीचेबल कैरेक्टर का हो, जिसके आधार पर वो कोर्ट को लगे कि नहीं ये इसका है, और अदर साइड के पास अपरेंटली कुछ नहीं हो। किसी भी तरह का मैटर जिससे ये पता चले कि टाइटल इज नॉट इन डिस्प्यूट। अगर हल्का फुल्का डिस्प्यूट, सीरियसली डिस्प्यूट है, हल्का भी डिस्प्यूट कर देता है, डिफेंडेंट सीधे डिनाई कर देता है कि इनका नहीं है, इनका नहीं है, लेकिन पॉजिटिव कोई केस में काउंट नहीं करता है, तो वैसे केस में बहुत सा जजमेंट मिलेगा जिसमें कहता है कि इवन इन ए सूट फॉर परपीचुअल इंजंक्शन सिंप्लिसिटर द क्वेश्चन ऑफ टाइटल इज इम्प्लिसिट एंड देयरफॉर द कोर्ट हैज टू गो इनटू द मैटर नॉट डीपली बट इंसिडेंटली, कि हाँ प्राइमा फेसी इनका टाइटल एस्टेब्लिश हो जाता है, ये सब डॉक्यूमेंट से, ये सब एविडेंस से, तो इंजेक्शन हो जाएगा, परमानेंट इंजेक्शन मिल जाएगा। और ज्यादातर लोग जहां पर डिस्प्यूट या डाउट रहता है, या पहले कोई ट्रांजेक्शन हो गया, और ट्रांजेक्शन को जैसे हमारी जमीन किसी ने बेच दिया, तो हम ये कह सकते हैं कि पहले डिक्लेयर कर दिया जाए मेरा टाइटल है। दूसरा डिक्लेरेशन हम सॉल्व कर सकते हैं, ये डिक्लेयर कर दिया जाए कि उनको बेचने का राइट था, वो डॉक्यूमेंट वॉइड है, उसको सेट असाइड कर दिया जाए, या डिक्लेयर कर दिया कि डॉक्यूमेंट इज नॉट बाइंडिंग ऑन मी, इट इज इनऑपरेटिव, इट इज विदाउट कंसिडरेशन, कुछ भी रिलीफ हो सकता है। और तीसरा में हम कहेंगे कि परमानेंटली शुड बी परमानेंटली रिस्ट्रेन्ड। उसी तरह से मैंडेटरी इंजंक्शन के लिए इसमें बनाया गया है। सीपीसी में ऑर्डर 39 में मैंडेटरी इंजंक्शन का प्रावधान नहीं है, लेकिन ऐसा जजमेंट है कि अगर सिचुएशन वैसा आता है तो उसके आधार पर मैंडेटरी इंजंक्शन भी दे सकते हैं। वो बहुत पुराना केस है पटना हाई कोर्ट का, कुछ केस तो हम शायद उसमें बताए और डिटेल में देखिएगा। पटना हाई कोर्ट का 1956 पटना है, जिसमें इंजंक्शन का ऑर्डर किया कोर्ट ने, और कुछ दिन के बाद उस इंजंक्शन के ऑर्डर को वायलेट कर दिया, वायलेट करके कब्जा कर लिया। कब्जा कर लिया तो पिटीशन दिया प्लेंटिफ ने कि इतना दिन तक रुका हुआ रहा, फलाने तारीख को वो आ करके हमारा कब डिस्पोजेस कर दिया, जब मैंडेटरी इंजंक्शन से उसको खाली करने का डायरेक्शन दिया जाए। तो उसमें क्वेश्चन हुआ कि मैंडेटरी का ऑर्डर 39 में तो पावर ही नहीं, कैसे होगा? मैंडेटरी इंजंक्शन का सूट ही नहीं है। मैंडेटरी इंजंक्शन का सूट है तो उसके लिए वो क्राइटेरिया जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में प्रेस्क्राइब है वो होना चाहिए, तो वो नहीं पाया गया। तो वो जब नहीं पाया गया तो कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, जब आपने एक आदेश कर दिया कि डिफेंडेंट को रोका जाता है
मकान जमीन विवादी जो भी है उस पर जाने से, और आपके आदेश को वो उल्लंघन करता है, डिसोबे करता है, ब्रीच ऑफ द ऑर्डर करता है, तो वैसे आधार पर वो गलत करता है, वो लाइबल है। पनिशमेंट इसमें ऑर्डर 39 रूल 2A में लिखा हुआ है। पनिशमेंट जेल भी हो सकता है, उसका प्रॉपर्टी जब्त भी हो सकता है, उसकी अलग इंक्वायरी होगी, मिसलेनियस केस दर्ज होगा। उसके अलावे कोर्ट को, इसको बोलते हैं इनहेरेंट पावर है। इनहेरेंट पावर है टू रिस्टोर पोजेशन टू द प्लेंटिफ एंड टू रिस्टोर द इन्फोर्समेंट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। तो अदरवाइज कोर्ट इंजंक्शन कर देगा और आकर के इंजंक्शन को वायलेट कर देगा तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, तो कोर्ट प्रोसीडिंग, कोर्ट ऑर्डर सब मौकरी हो जाएगा। तो इसीलिए वो इम्प्लिसिट पावर है और वो इनहेरेंट पावर है कोर्ट के अंदर, वो कर सकता है इसमें। तो ये इंजंक्शन का हो गया। इसमें और कोई सवाल है तो बोलिए। अब तो ये इसमें कई बार केसेस आता है, टाइटल सूट फाइल किया जाता है कि हमें कब्जे से हमारे पड़ोसी ने वो हमारा कैप्चर कर लिया है, कब्जा कर लिया है, हमको डिस्पोजेस कर दिया है, हमारा टाइटल ये करने के लिए वो टाइटल सूट फाइल करता है। तो सर वो लोग तो ये सेक्शन 38 जो है में केस अगर करता है तो वो ज्यादा में शॉर्टकट होगा सर? शॉर्टकट लॉन्गकट से नहीं, एविडेंस तो वही है। आपको कानून जानना है, वो क्या करता है और नहीं करता है, जो आपके पास आता है वो देखिए। शॉर्टकट और लॉन्ग कट से मतलब नहीं, प्रोसीजर एक ही है, प्लेन तो उसमें भी बनाना पड़ेगा। वो जल्दी निपट जाएगा। जल्दी कैसे निपट जाएगा? आप उसको प्रायोरिटी बेसिस पे करेंगे कि सूट का जो नंबर है और जो उसका एज है उसी के हिसाब से आप करेंगे। सर इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है। हाँ बोलिए। कोर्ट फी बचाने के लिए वकील साहब लोग बड़ी चालाकी से फिक्स कोर्ट फी 250 रुपए करके 3 ठो अपना कर देंगे कि 250 रुपए हमारा टाइटल का हो गया, 250 रुपए परमानेंट का हो गया, 250 रुपए वो टेम्पररी का हो गया, 750 रुपए दे के अपना फाइल कर देते हैं। जबकि सेल डीड, मान लीजिए सर 10 लाख रुपए में सेल डीड से कोई जमीन को सेल किया गया है, तो 10 लाख रुपए का उसका वो एकदम क्लियर एविडेंस है कि ये इन्होंने परचेज किया हुआ है जमीन 10 लाख रुपीज में। तो इंजंक्शन के लिए उसका सर उन्होंने वो कर देते हैं 1000 रुपए उसका वैल्यूएशन, और उसमें उसका जो कोर्ट फी है 20 रुपए के हिसाब से वो 100 रुपए अपना जो भी है सर 20 रुपए जमा कर दी। तो ये सर जो एडवालम कोर्ट फी बचाने के लिए जो वकील साहब तरीका अपनाते हैं, इसका क्या मतलब सही इस पे हमें क्या करना है सर? डायरेक्शन सर। देखिए रोज आप लोग को कोर्ट फीस से बांचना पड़ता है, लेकिन कानून के देखने का प्रयास आप लोग नहीं करते हैं। आप कई आदमी आप लोग अभी जितने ऑप्शन हैं बताइए, कितने ऑप्शन हैं जो कोर्ट फीस एक्ट को अच्छी तरह से पढ़े हैं? पहले ही बताइए तो कितना सेक्शन है या क्या प्रोविजन है, किसमें एडवर्जम लगेगा किसमें नहीं लगेगा, ये कहाँ मिलेगा बताइए तो। रेडीमेड आप लोग जब आप कुछ दिन के बाद एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज बन जाइएगा, हाँ उसके बाद डिस्ट्रिक्ट जज बनेगा, फिर हाई कोर्ट भी आइएगा। ये इतना डेलिकेट मैटर है जब मुंसिफ के स्टेज में ही सबको अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। कोर्ट फीस एक्ट जो है कोर्ट फीस के बारे में बताता है, तो उसमें अलग अलग सेक्शन बना हुआ है। एडवर्जम 3 तरह का कोर्ट फीस होता है, एक होता है फिक्स्ड कोर्ट फीस, एक होता है डिक्लेरेटरी कोर्ट फीस, और एक होता है एड वैलोरम कोर्ट फीस। एड वैलोरम का मतलब यथा मूल्य, यानी कि जो मूल्य है वस्तु का, विषय वस्तु का, उसके लिए। तो सूट में सीपीसी तो खूब देखते हैं आप लोग, हालांकि जितना देखना चाहिए उतना नहीं देखते हैं, फिर भी देखना पड़ता है क्योंकि रोज काम करना पड़ता है। कोर्ट फीस एक्ट बहुत कम देखते हैं, और सूट वैल्यूएशन एक्ट तो कोई देखते ही नहीं, नाम भी नहीं सुने होंगे बहुत लोग। ये तीनों एक्ट की आवश्यकता होती है। सूट का वैल्यू कैसे किया जाएगा और कैसे होना चाहिए सब लिखा हुआ है उसी में। बहुत लोग समझते हैं कि अगर डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है 1 करोड़ का, तो सूट वैल्यूएशन 1 करोड़ का होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है। हम डिक्लेरेशन मांगते हैं 1 करोड़ रहे चाहे 10 करोड़ का, 250 रुपये में देते हैं,
पार्टीशन मांगते हैं करोड़ों अरबों का, तो 250 रुपया देते हैं। तो उसी तरह से कहाँ पर डिक्लेरेशन के साथ एड वॉलरम कोर्ट फीस लगेगा ये जानना जरूरी है। अगर डिक्लेरेटरी सूट के साथ कंसिक्वेंशियल रिलीफ होगा, फिर स्पेसिफिक रिलीफ की बात आ गई। सेक्शन 34 जो है कंसिक्वेंशियल रिलीफ के बारे में बताता है। तो अगर डिक्लेरेटरी सूट है और उसमें कंसिक्वेंशियल रिलीफ भी है तब एड वॉलरम लगेगा। तब कंसिक्वेंशियल रिलीफ में इंजंक्शन भी आता है, तो कंसिक्वेंशियल है कि नहीं ये कैसे डिसाइड होगा? यहीं पर लोग गलती करते हैं। आजकल जितने एडवोकेट्स हैं सिविल कोर्ट में, जो यंगस्टर्स हैं या 10-20 साल के प्रैक्टिशनर हैं, उन लोग को उतनी गहराई में जाने का या तो समय नहीं है, जाना नहीं चाहते हैं। इसके वजह से आप लोग को प्रॉपर असिस्टेंस बार का नहीं मिलता है और उसके कारण ये सब भ्रांतियां पैदा होती है, गलतियां होती है। तो आप एक जजमेंट पढ़ लीजिए, सब लोग लिख लीजिए, वो बड़ा इंपॉर्टेंट जजमेंट है। 2-3 जजमेंट कोर्ट फी का बता देते हैं, उसको बढ़िया से पढ़ लीजिए, अपने खुद और कुछ टिप्स बता देते हैं। पटना हाई कोर्ट का फुल बेंच जजमेंट है जो कोर्ट फीस के लिए आज तक इसी को देखा जाता है। AIR 1944 पटना, AIR 1944 पटना, पेज 17, फुल बेंच। मसोमात रुपया वर्सेस बुद्धू महतो, भत्तू महतो। मसोमात रुपया वर्सेस भत्तू महतो, AIR 1944 पटना, पेज 17, फुल बेंच। सर रुपया है कि रुपया है? रुपया RUPI। दूसरा जजमेंट लिखिए AIR 1958 सुप्रीम कोर्ट, $228। और उसी सुप्रीम कोर्ट में एक 245 पेज पर भी है। उसके बाद कैसे हम कोर्ट फी के किस सेक्शन में कैसे सूट का वैल्यूएशन होगा, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अच्छा गाइडलाइन इशू किया है। ये जजमेंट सबको पढ़ना चाहिए और पढ़ के उसको याद करके नोट करके रखिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। 1992 सुप्रीम कोर्ट, 1992 AIR 1992 सुप्रीम कोर्ट 1526, AIR 1992 सुप्रीम कोर्ट 1526। चल रहा है। अब इसमें क्या देखिएगा, एड वॉलरम कोर्ट फीस का एक ही सेक्शन है, सेक्शन 7 कोर्ट फी एक्ट में। इस सेक्शन 7 पर ही है। उसमें सेक्शन 7 में रोमन में 1, 2, 3, 4, 5, 6 अलग अलग नेचर ऑफ सूट का दिया हुआ है। वो आपको ये देखना है, अगर उस सेक्शन 7 के किसी क्लाउज में आता है तो एड वॉलरम लगेगा। और एड वॉलरम कोर्ट फीस का चार्ट होता है कोर्ट फीस एक्ट में, वो चार्ट हमेशा अमेंड होते रहता है, क्योंकि उसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल एक्ट है लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को अमेंड करने का अधिकार है कंकरेंट लिस्ट में रहने के कारण। इसलिए उसमें समय समय पर इन्हेंसमेंट होता है और सरचार्ज वगैरह जुटते रहता है, तो रेट वेरी करते रहता है। तो लेटेस्ट जो अमेंडमेंट होगा कोर्ट फीस एक्ट का, इस बात का जानकारी पहले जो आपके यहाँ सिजदार होता है, हेड क्लर्क ऑफ द सिविल कोर्ट, वो एक्सपीरियंस लोगों को पहले ट्रेनिंग दे के कुछ उन लोग को बताया जाता था। आजकल ट्रेनिंग नहीं होता है। बहुत दिन के बाद एक बार हमको मौका मिला था सिजदार लोग का क्लास लेने का। जुडिशियल एकेडमी में उन लोग का होल डे क्लास था। बहुत शिकायत आ रही थी, गड़बड़ करता है, बहुत से लोग नहीं जानता है इसलिए गड़बड़ करता है, कुछ दूसरे कारण से गड़बड़ करता। तो वो उसमें सिर्फ 2 ही सिजदार हमको मिले थे जो थोड़ा मैच्योर्ड थे, बाकी सब यंगस्टर्स
उन लोगों को कोई जानकारी नहीं। उसमें एक मुजफ्फरपुर के सीजदार थे, एकदम यंग लेकिन बहुत इंटेलिजेंट। वो बहुत देर तक बाद में क्लास ओवर होने के बाद भी हमसे बहुत सा चीज डिस्कस उन्होंने किया। तो ये सीजदार का रोल है, और जनरली पहले सीजदार लोग इसको अच्छी तरह से जानते थे। ये सब जजमेंट सीजदार लोग रखता था, कोर्ट फीस पर जो जजमेंट आवेगा वो फाइल में रहता था, वो देखता था, पढ़ता था। आजकल आप लोग को देखना चाहिए, अगर आप जानिएगा तभी सीजदार का रिपोर्ट सही है गलत है। आप कैसे सीजदार का रिपोर्ट अगर आप नहीं जानिएगा तो आप ओके कर दीजिएगा। रूटीन ऑर्डर लिखा रहता है, सीजदार का प्रतिवेदन देखा, प्रतिवेदन एथेस्ट है, कोर्ट फीस एथेस्ट है, ठीक है, एडमिट किया गया। इस तरह से रूटीन ऑर्डर हो जाता है। आप जानिए तो इसमें क्या देखिएगा कि 3 मोड दिया हुआ है सूट को वैल्यू करने का। सूट के प्रॉपर्टी के हिसाब से भी वैल्यू हो सकता है, रिलीफ के आधार से भी वैल्यू हो सकता है, और कोई डैमेज क्लेम किया है तो उसके आधार पर भी हो सकता है। अलग अलग तरीका है वैल्यू करने का। और एड वॉर्नम कोर्ट फीस के लिए बहुत बार कहा जाता है, लिखते भी लोग हैं कि मार्केट वैल्यू। तो मार्केट वैल्यू का ये माने नहीं है कि आज जिस रेट से बिक रहा है, उस पर भी पटना हाई कोर्ट का जजमेंट है, उसको बोलते हैं रीजनेबल वैल्यू जो है। तो ये सब जहां डिस्प्यूट होगा वैल्यूएशन और कोर्ट फीस का, तो कोर्ट को डिसाइड करना पड़ता है। तो ये जजमेंट 1992 सुप्रीम कोर्ट बहुत काम का है, इसमें मोड दिया हुआ है। और सूट वैल्यूएशन एक्ट कहता है कि कब जो वैल्यूएशन है रिलीफ का, जैसे अब परपेचुअल इंजंक्शन का हमने केस किया, ठीक है, तो परपेचुअल इंजंक्शन के केस में 1 करोड़ की प्रॉपर्टी के बारे में हमने कहा, प्रॉपर्टी का लिस्ट दिया और डिस्क्रिप्शन दिया, उसका वैल्यू दिया 1 करोड़, लेकिन हमने कोई डिक्लेरेशन नहीं मांगा, सिर्फ परपेचुअल इंजंक्शन मांगा, और हमने इंजंक्शन का रिलीफ मांग लिया 1000 रुपया, वैल्यू कर दिया रिलीफ का। चूंकि रिलीफ वैल्यू होता है, सेक्शन 7 में बहुत सा सब क्लाउज के अंतर्गत रिलीफ का वैल्यू होता है, जो आप लोग नहीं समझते हैं। सूट का वैल्यू नहीं होता है, रिलीफ का वैल्यू होता है, और रिलीफ का वैल्यू कुछ भी दे सकता है। 1 करोड़ के प्रॉपर्टी के हम 100 रुपया भी दे सकते हैं, इट इज माई डिस्क्रिप्शन। तो रिलीफ का वैल्यू, और जब रिलीफ का वैल्यू है तो वो रिलीफ के वैल्यू ही सूट का वैल्यू माना जाएगा। वो सूट वैल्यूएशन एक्ट सेक्शन 10 एंड 11 पढ़िएगा, और ये 1992 सुप्रीम कोर्ट में भी इसको डील किया गया है। तो सम टाइम वैल्यू ऑफ रिलीफ बिकम्स द वैल्यू ऑफ द सूट ऑल्सो। तो वैल्यू ऑफ द सूट हो गया तो हो गया। अब 100 रुपया पर ही कोर्ट फीस देगा, लेकिन एड वॉर्नम देगा, इंजंक्शन पर एड वॉर्नम लगेगा। सेक्शन 7(4)(c) में ज्यादा केसेज आता है आपके यहाँ सिविल कोर्ट में, जिसमें डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल और इंजंक्शन रहता है। तो अगर वो कंसिक्वेंशियल है, ये समझना थोड़ा ज्यादा टेक्निकल है। कंसिक्वेंशियल पढ़िएगा, कोई जजमेंट पढ़िएगा, एक्सपीरियंस होगा तो समझिएगा। अभी हम उसका कहते हैं आउटलाइन बता देते हैं। कंसिक्वेंशियल का माने है कि अगर हम कोई रिलीफ मांग रहे हैं और रिलीफ सफिशिएंट नहीं, और हमको कोई और रिलीफ मांगना चाहिए जो हम नहीं मांग रहे हैं, और उस रिलीफ से हमारा जो ग्रीवांस है रिड्रेस नहीं हो रहा है, तो सूट बार्ड हो जाएगा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर। हर सूट में बेहतरीन आप देखिएगा, सूट इज बार्ड अंडर सेक्शन 34। सब में लिखा रहता है ऑर्नामेंटल हो या नहीं हो, लेकिन 34 का इम्प्लीकेशन बड़ा टेक्निकल है। अब जैसे उदाहरण से समझाते हैं, हम एक मकान में रहते थे, हमको बेकब्जा कर दिया गया, फोर्सिबली हमको बाहर कर दिया गया, और डिफेंडेंट उसमें घुस गया, और मकान करोड़ों का। हम सोचते हैं कि अगर सूट लाएंगे तो सिविल कोर्ट में तो कोर्ट फीस बहुत लग जाएगा एड वॉर्नम का। तो हम सीधे कहते हैं कि मेरा टाइटिल है, डिक्लेयर करिए। टाइटिल है ही मेरा, डिफेंडेंट का कोई टाइटिल नहीं, डिक्लेयर करिए। और दूसरा कहते हैं कि परमानेंटली इसको रिस्टेन कर दिया जाए, कि हमारे मकान में नहीं आवे। लेकिन सच्चाई ये है कि हम मकान से बेदखल हो चुके हैं, हम इस बात को छिपा लिए। हम जब छिपा लिए हैं तो ये बात तो शुरू में क्लेंट से नहीं पता चलेगा, तब वहां पर कोर्ट फीस जो सेपरेटली, जो वकील लोग जैसा हम बताए
कि उस पर अलग देते हैं डिक्लेरेटरी, टाइटल का 250, इंजंक्शन का 100 रुपया 1000 रुपया वैल्यू करके उस पर 20 रुपया दे दिया इंजंक्शन का एडवर्डम। तो यहाँ पर लग रहा है कंसिक्वेंशियल रिलीफ और डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट रिलीफ दोनों में अंतर है। हेलो, हाँ बोलिए राजू। हाँ बोलिए। ठीक ठीक है, ठीक है। तो ये समझ गए। अब डिफेंडेंट आएगा तो डिफेंडेंट बोलेगा कि नहीं तो ये बेकब्जा हो चुके हैं, मेरा कब्जा है, वो एक्ट ऑफ पोजेशन शो करेगा। तो सूट के पेंडेंसी के दरमियान या ट्रायल में किसी भी स्टेज में कोर्ट को यह समझ में आता है कि ये एक्चुअली डिस्पजेस होकर के सूट लाया था, तो ये इंजंक्शन जो है इट अमाउंट्स टू रिलीफ ऑफ रिकवरी ऑफ पोजेशन, और कोर्ट फी को अवॉइड करने के लिए इन्होंने ऐसा किया है। तो इस कंडीशन में जिस समय कोर्ट को पता चलेगा उसी समय कोर्ट उसको एडवर्डम कोर्ट फीस मांग सकता है। आप जजमेंट के बाद भी दे सकते हैं, कोर्ट फीस ले सकते हैं। ये आप लोग को नहीं सुने होंगे, नहीं जानते होंगे। 1980 में एक मैंने केस किया था पार्टीशन सूट, 40 साल पुराना, 80 से 40 साल पहले का एक गिफ्ट डीड को सेट असाइड किया था। तो हमने सिर्फ डिक्लेरेटरी दिया था, लेकिन उसमें पाया गया कि एडवर्डम कोर्ट फीस लगेगा। तो कोर्ट ने जजमेंट पास कर दिया मेरे फेवर में, लेकिन जजमेंट डिक्लेयर नहीं किया। हमको इन्फॉर्म किया कि आप एडवर्डम कोर्ट फीस देना होगा, नहीं तो जजमेंट अभी हम पब्लिश नहीं करेंगे, रिलीज नहीं करेंगे। तो हम लोगों ने कोर्ट फीस बाद में परचेज करके दिया उसमें, और मैटर हाईकोर्ट तक भी आया, हाईकोर्ट तक हम लोग जीत गए, अपील हो गया। तो उसी तरह से इसमें किसी भी स्टेज में एडवर्डम कोर्ट फीस लगेगा ही। और ये भी जानिए, अगर आपके यहाँ से बच जाता है तो हाईकोर्ट में कोई नहीं बचता है। अगर मुंसिफ कोर्ट का फैसला है या सब जज कोर्ट का फैसला है, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला है, और वहां से भी कोर्ट फीस बच गया तो हाई कोर्ट में आएगा। तो हाई कोर्ट में ऐसा कानून है, रूल है कि तीनों कोर्ट का जो बचा हुआ कोर्ट फीस है एडवर्डम सब यहाँ वसूल हो जाएगा, एडमिटेड नहीं होगा। पेमेंट यहाँ होने के बाद यहाँ पर सब पकड़ा जाता है। यहाँ पर जो है काफी एक्सपीरियंस, उसको बोलते हैं टैक्सिंग ऑफिसर, जो हेड होता है शिष्टदार यहाँ का, उसको बोलते हैं स्टैम्प रिपोर्टर, वो टैक्स अफसर। और हाईकोर्ट रूल्स में ऐसा प्रावधान है कि वो जो रिपोर्ट कर देता है 99% वो बेंच में हम लोग चैलेंज भी करते हैं तो अपहेल्ड नहीं होता है, यदि वो सेटिस्फाइड नहीं होता है, वो अपहेल्ड ही हो जाता है। इतना वो लोग जानकार है, बल्कि जजेस लोग को और वो जजेस लोग को भी वो बताता है अगर कोई डिस्प्यूट हुआ तो उसमें वो सही है। बहुत शायद ही कोई रेयर केस में गलती करता है। हम 2-3 केस में हमने चैलेंज किया था, उसमें गलती हमने पकड़ा था, उसमें सो कॉज भी हमने करवा दिया था, स्टैम्प रिपोर्टर पर गलत कर दिया था। अगर अमेंड करके सब कुछ नया प्रॉपर्टी उसमें ऐड करता है, सर उस पे भी तो लगेगा नहीं ऐड अमेंडमेंट से ऐड होता है, अमेंडमेंट करके कोई नया प्रॉपर्टी अगर उसमें हाँ एकदम बढ़ेगा। बहुत चीज होगा। अमेंडमेंट का कंसिक्वेंसेज है, अगर मान लिया कि आपका तो अनलिमिटेड जुडिक्शन है सब्जेक्ट का, मुंसिफ कोर्ट में कोई अमेंड करता है और अमेंडमेंट करने से उसका वैल्यू बढ़ जाएगा प्रॉपर्टी का, अब प्रॉपर्टी का वैल्यू बढ़ जाएगा तो उसका जुडिक्शन आउट हो जाएगा, तो उसको प्लेट रिटर्न भी करना पड़ेगा। अब आपके यहाँ अगर है या उसके यहाँ भी अगर उससे कोर्ट फीस उसमें है, एडवर्डम दिया हुआ, एडवर्डम कोर्ट फीस का केस है तो सूट का वैल्यू बढ़ जाएगा तो एडवर्डम कोर्ट फीस देना पड़ेगा, सिंपल बात है। तो कभी भी वो कोर्ट फीस का आदेश हो सकता है, जजमेंट के बाद भी हो सकता है। और एक लॉ तो ये भी है कि कोर्ट फीस के बगैर जजमेंट को रोका नहीं जा सकता है और प्लेंटिफ को कंपेल नहीं किया जा सकता है कोर्ट फी के लिए। ये भी जजमेंट है, लेकिन वो जजमेंट आप लोग कंफ्यूज कर जाएगा, ऐसे बता देते हैं। कोर्ट फी इज ए कोर्ट फी इज ए मैटर बिटवीन द लिटिगेंट एंड द स्टेट। आपको नहीं भी दिया, आप ऑब्जर्व कर दिया तो स्टेट को, कलेक्टर को खबर कर दिया, कलेक्टर रियलाइज कर लेगा।
इसलिए बहुत उसमें ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्राइमा फेसी ये जानना चाहिए कि किसमें एड वॉलम कोर्ट फीस लगता है नहीं लगता है। दूसरा, सिजदार क्या गड़बड़ी कर रहा है आप कैसे पकड़िएगा, तो उतनी जानकारी आपको रहनी चाहिए। दूसरा, एक और जनरल प्रिंसिपल बताते हैं, ये 3 जजमेंट तो मास्टरपीस जजमेंट है जिसमें कि आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, बशर्ते कि आप उसको ध्यान से पढ़िए। दिक्कत क्या है आप लोगों के साथ, जो हम भी समझते हैं कि आप लोग के पास वर्क लोड ज़्यादा है, कहीं कहीं नया जगह में आप लोग पोस्टिंग है, वहाँ पर स्टाफ की कमी है और बहुत तरह का काम रहता है, इसलिए पढ़ने का समय उतना नहीं मिलता है। तो थोड़ा तो आप लोग यंगस्टर हैं, अभी मेहनत कर सकते हैं, पढ़िए और एक बार पढ़ लीजिएगा, एक बार कंसेप्ट बन जाएगा तो फिर कभी प्रॉब्लम ही नहीं होगा। हम लोग कुछ पढ़ते हैं, कुछ नहीं पढ़ते हैं, जो पहले का पढ़ा हुआ है वो दिमाग में प्रोग्रामिंग समझिए हो गया, जहाँ से आप पूछिएगा बता देंगे। पढ़ने का वहीं पर जरूरत पड़ता है जहाँ पर कोई लेटेस्ट लॉ आ गया, कोई अमेंडमेंट आ गया, उस पर कोई लेटेस्ट जजमेंट आ गया सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, तो वो पढ़ना आवश्यक है, तो उससे भी अप टू डेट रहना चाहिए। इसीलिए तो ये सिस्टम बनाया गया है, जुडिशियल सिस्टम में एडवोकेट्स का रोल बहुत अहम रखा गया है टू असिस्ट दी कोर्ट, क्योंकि आप जानते हैं कि लॉ में प्रिजम्पशन है जजेस नो लॉ, तो जज को लॉ कौन बताएगा, एडवोकेट बताएगा। तो लेकिन एडवोकेट ही नहीं जानता है तो क्या असिस्ट करेगा, ज्यादा प्रॉब्लम इसी से हो रहा है। और लोअर कोर्ट क्या हाई कोर्ट में भी देख रहे हैं, बार के तरफ से जो असिस्टेंट होना चाहिए वो स्ट्रेंथ बार का लीगल एक्यूमेंट वो सब धीरे धीरे डिक्टेट कर रहा है। ऑन दी कॉन्ट्ररी जो अच्छे स्कूल के स्टूडेंट्स आ रहे हैं नए, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। परसों हम बात कर रहे थे चीफ साहब के यहाँ वर्चुअली, तो एक केस में हमारे पहले एक यंग एडवोकेट था, चीफ साहब ने उनसे पूछा कितना दिन से करते हैं, तो 1.5 साल से। तो इसके पहले कहीं और जॉब में तो नहीं, हम यहाँ पर लीगल असिस्टेंट थे ऑनरेबल जस्टिस दिनेश प्रसाद के साथ कुछ दिन, और उसके बाद हम ज्वाइन किए 1.5 साल। तो चीफ साहब 2 बार उनका तारीफ किए कि आप योर रिटर्न सबमिशन इज वेरी गुड। पहले उन्होंने डाउट किया कि आप स्वयं लिखे हैं, तो कहीं नहीं हम स्वयं लिखे हैं, तो नहीं कोई सीनियर से पूछे हैं, तो नहीं सर स्वयं लिखे हैं। तो किसी का सहारा नहीं, तो हाँ मेरा एक जूनियर फ्रेंड है हमसे कॉलेज का, उस मिल करके हम लोग तैयार किए हैं, तो कहीं वेरी गुड, बहुत अच्छा लिखे हैं, वेरी हेल्पफुल फॉर मी। तो नए लोग आ रहे हैं तो बहुत अच्छा है, वो लोग अप टू डेट भी है, लॉ में पढ़ते भी, टेक्निकली समझते हैं, तो इसलिए आप लोग भी थोड़ा थोड़ा उसको समझिएगा तो ठीक रहेगा। और दूसरा प्रिंसिपल जो कोर्ट फीस का पूछे उसी पर हम कंक्लूड कर देते हैं, उसके बाद आपका टाइम भी पास हो गया है, टी टाइम भी क्रॉस कर रहा है, 15 मिनट एक्सीड कर गए हैं, तो आप इस सवाल का करके तब फिर स्पेसिफिक रिलीफ पर आवेंगे टी ब्रेक के बाद। हाँ वही सुन लीजिए पहले, कोर्ट फीस जहां पर डिक्लेरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट के बारे में कहते हैं वॉइड है, नॉट बाइंडिंग है, कहीं पर सेट असाइड कर दिया जाए, बहुत लोग ये समझते हैं कि सेट असाइड वर्ड लिखेंगे तो एडवर्नम लगेगा, इसलिए उसको घुमा देते हैं कि डिक्लेयर कर दिया जाए नॉट बाइंडिंग ऑन मी, तो इसको बोलते हैं स्किलफुल ड्राफ्टिंग। तो 1944 पटना में चीफ फुल बेंच ने कहा है कि intention of the plaintiff has to be gathered and ascertained from the facts stated in the plaint। वो रिलीफ क्या है, किस रिलीफ को एम करके वो स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट दिया है, उससे उसका इंटेंशन पता चलता है कि वो सेट असाइड कराना चाह रहा है डॉक्यूमेंट को कि नहीं। तो अगर सेट असाइड कराना चाह रहा है तो एडवर्नम लगेगा, डिक्लेरेटरी मांगा है तो भी एडवर्नम लगेगा, तो इसलिए वो टेस्ट, लिटमस टेस्ट उससे मिलेगा। दूसरा और सब्सिक्वेंट जजमेंट भी है, उस जजमेंट में है वो प्रिंसिपल बता देते हैं कि अगर हम कोई डॉक्यूमेंट को चैलेंज करते हैं, वो डॉक्यूमेंट वॉइड है, वॉइड कब होगा, वॉइडेबल कब होगा, वॉइड एब इश्यू किसको कहते हैं ये आप लोग सब जानते हैं, बताने का सकते। तो अगर डॉक्यूमेंट वॉइड है तो डिक्लेरेटरी कोर्ट फीस लगेगा, अगर डॉक्यूमेंट वॉइडेबल है तो इसका माने हमको वॉइड डिक्लेयर कराना पड़ेगा, तब एडवर्नम लगेगा। ये प्रिंसिपल है। अब बोलिए सवाल किनका था? एडमिशन के पॉइंट पे रिलीफ पूछा जाता है सर कि क्या क्या रिलीफ लाए हैं और क्या क्या फी दिए हैं। इंजंक्शन में इंजंक्शन का रिलीफ पूछ रहे हैं सरोज जी? क्या बोले आप, हम समझे नहीं, किस रिलीफ के बारे में कह रहे हैं? एडमिशन के समय में, हाँ एडमिशन के पहले हाँ पूछते हैं हम लोग हाँ क्या क्या रिलीफ मांग रहे
क्या क्या डॉक्यूमेंट फाइल किए हैं और क्या क्या रिलीफ मांग रहे हैं, तो क्या क्या आपने कोर्ट से दिया है। हाँ ठीक है, पूछने से काम नहीं चलेगा, आपको अपने खुद देखना भी चाहिए। सीजदार को देखना चाहिए, रिपोर्ट सीजदार का रिपोर्ट। हाँ देखते हैं और देखते हैं कि उन्होंने क्या क्या फी दिया है, किसी समय दिया है। ठीक है, तो प्रामा फेसी वहां पर अगर आप ये तीनों जजमेंट पढ़े रहिएगा तो तुरंत आप डिटेक्ट कर लीजिएगा कि कहाँ पर। सर पहले बताए हैं हम लोगों को ये चीज, इसलिए हमें जानकारी है। जानकारी है तो ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इसी लाइन पर आप प्रोसीड कीजिए। अब हम लोग आधा घंटा के लिए ब्रेक लेंगे। आधा घंटा के बाद आप लोग भी चाय वाय पीजिए और आधा घंटा के बाद हम लोग फिर मिलेंगे।